डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैंने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में मैंने सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 के सिलेबस पर चर्चा की थी विस्तार से, और यह बताने की कोशिश की थी कि हालांकि यूपीएससी ने सिलेबस तो ज़रूर डिज़ाइन किया है, लेकिन उसमें कई जगहों पर अस्पष्टता भी है, और उन्हीं अस्पष्टता को दूर करने के लिए हम लोगों ने चर्चा यह की थी कि हम कैसे उसको छोटे छोटे खंडों में बांटेंगे और प्रत्येक खंड को कैसे हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि पूरा पाठ्यक्रम समझ में भी आ जाए और हम एक ऐसी समझ विकसित कर लें उस पर, ताकि हमें ना तो प्रारंभिक परीक्षा के कुछ तथ्यात्मक प्रश्न हल करने में समस्या हो और न ही मुख्य परीक्षा में उत्तर लिखने में। पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करने के बाद आज से हम कक्षा का आरंभ कर रहे हैं और आज पहले टॉपिक की शुरुआत करेंगे हम लोग। आपके सामने स्क्रीन पर लिखा है मैंने, बुनियादी संकल्पनाएं हैं। इन संकल्पनाओं पर चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है कि पूरे पाठ्यक्रम का जब हम अध्ययन करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हर चरण पर हमारे सामने आएंगे, जैसे संविधान, राज्य, राष्ट्र, राजनीति, राजव्यवस्था, संप्रभुता, लोकतंत्र। इस तरह के जो शब्द हैं जो किसी न किसी रूप में हमारे सामने लगभग प्रत्येक चरण में हमें मिलते हैं। यदि हमारी समझ उन संकल्पनाओं की नहीं हो तो क्या होगा, उस पर अगर गौर से विचार करें तो मान लिया कोई एक वाक्य लिखा है कि क्या भारत का लोकतंत्र नागरिक समाज के लिए अनुकूल है। अब भारत का लोकतंत्र कैसा है, इसकी समझ अगर हमें संकल्पना के तौर पर नहीं है तो हम इस प्रश्न की जो मूल मांग है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा कि अगर नागरिक समाज शब्दावली रखी गई है सामने, तो नागरिक समाज क्या होता है इसकी समझ होनी चाहिए। यूपीएससी की एक खासियत है, आप में से बहुतों ने देखा होगा, मुख्य परीक्षा के प्रश्नों पर अगर गौर किया है कभी, तो उसकी एक खासियत है कि उसकी जो भाषा होती है वो भाषा बड़ी विशिष्ट और कई बार बहुत क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि हमारी समझ जो आधारभूत या मौलिक या बुनियादी जो शब्द हैं, जो संकल्पनाएं हैं, उनकी समझ अगर नहीं है तो हम उन प्रश्नों की भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे। तो बहुत जाहिर है कि हम उसका उत्तर भी बेहतर तरीके से नहीं दे पाएंगे। इसी पृष्ठभूमि में हम लोग कक्षा का आरंभ कर रहे हैं कि पहले बुनियादी संकल्पनाओं की इतनी समझ हो जाए ताकि हम उस विषय में अपने आप को आगे बढ़ा सकें। कम से कम उतनी संकल्पनाओं की समझ अवश्य हो जानी चाहिए जो प्रत्येक चरण में हमें मिलते हैं, जैसे मैंने अभी कहा। लेकिन इसके भी पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो बात यह है कि जो हमारे पेपर 2 का शीर्षक है, उस शीर्षक को समझना शायद सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वही शीर्षक हमें यह बताएगा कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, जिसको हम तकनीकी रूप से कहते हैं दृष्टिकोण, अप्रोच। तो हम कैसे किसी टॉपिक को, कैसे किसी खंड को देखें जिससे कि जो परीक्षक मांग रहा है अपने प्रश्नों के जरिए हम उस मांग तक पहुंच जाएं। ये वह शीर्षक ही हमें जानकारी देगा। कैसे? तो पहले मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं और
उसके आधार पर अगर हम बुनियादी संकल्पनाओं को समझते हैं तो हमारी समझ भी बेहतर होगी और हम भाषा की समझ भी कर पाएंगे और हम पढ़ने का तरीका भी ढूंढ पाएंगे। एक जो सामान्य सी रणनीति है, स्ट्रैटेजी है पढ़ने की, कि हमारे पास संविधान होना चाहिए और संविधान की भाषा हमें समझ में आनी चाहिए, या अनुच्छेद हमारे पास होना चाहिए और उसको हम रट कर या अक्षरशः उसको कहीं लिख कर काम कर लें। ठीक है, बहुत हद तक वो भी बात मानी जा सकती है कि संविधान अगर हाथ में है हमारे तो हम उस भाषा को रट भी लें तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर समझ आधारित प्रश्न पूछ दिया जाए तब फिर क्या होगा, तो वो समस्या हमारी बनी रह जाएगी। तो पहली जो हमारी जरूरत है वो है कि हम पेपर 2 के शीर्षक को समझ लें, पढ़ने का तरीका समझ लें, फिर उसके बाद कुछ बुनियादी संकल्पनाओं की समझ विकसित कर लें, कॉन्सेप्चुअल कुछ कर लें, और तब हम एक एक चरण में आगे बढ़ें, तब विषय पर हमारी पकड़ बन जाती है। तो जो शीर्षक इस पाठ्यक्रम का है वो है शासन व्यवस्था, संविधान एवं शासन प्रणाली। अंग्रेजी भी शब्द लिखा है आपके सामने, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जिसमें यह जो शब्द है संविधान, ये तो बड़ा चर्चित शब्द है, मेरे ख्याल से सबको थोड़ी बहुत समझ होती ही है संविधान के बारे में। शासन व्यवस्था और शासन प्रणाली, जिसके लिए अंग्रेजी शब्द रखा गया है पॉलिटी। तो हमें यह अंतर समझ में आना चाहिए कि शासन व्यवस्था और शासन प्रणाली में, या इसी को हम एक और शब्द इसका प्रयोग कर सकते हैं, वह है राज व्यवस्था। कि शासन व्यवस्था और राज व्यवस्था में, राजनीति और राज व्यवस्था में, राजनीति और शासन व्यवस्था में क्या अंतर है। अगर यह अंतर समझ में आ जाए तो यह शीर्षक क्यों दिया गया है पेपर 2 का, यह समझ में आएगा, और जैसा भी मैंने कहा पढ़ने का तरीका भी समझ में आ जाएगा सरलतापूर्वक। यह हमें यह बता रहा है कि आपको पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना 3 बातों को पढ़ना है, यह भी पढ़ना है, यह भी पढ़ना है, और संविधान भी पढ़ना है। केंद्र में संविधान है, तो मूल तथ्य तो संविधान है, लेकिन उसका संदर्भ अलग अलग है। संदर्भ का क्या अर्थ हुआ यहां, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, क्या अर्थ है इसका, कि किस दृष्टि से हमें उसे देखना है। आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, या शासन की दृष्टि से। तो पढ़ना तो संविधान ही है मूलतः, इसलिए हमने इस पेपर को संविधान से पर्यायवाची मान लिया है, और यह मान लिया है कि संविधान में जो लिखा है वही प्रश्न बनकर आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। हो यह रहा है कि जब हम प्रश्न देख रहे हैं तो लग तो रहा है कि सारी बातें समझ में आती हैं, सारा कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन हम उत्तर नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी जो दृष्टि है, जिस दृष्टि से हमने संविधान को देखा था, वह दृष्टि प्रश्न में है नहीं। प्रश्न में कुछ और है और हम वहां तक पहुंच नहीं पाए थे अपनी तैयारी के दौरान, इसलिए वो समस्या बनी हुई है। अधिकांश लोगों की यह समस्या है। तो उसको समझने के लिए ही इन बातों पर मैं चर्चा कर रहा हूं। सबसे पहले यहां जो शब्द लिखा है शासन व्यवस्था, यह लिया गया है लोक प्रशासन से या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। जो संविधान शब्द है वह मूल रूप से विधि का शब्द है या लॉ का, और जो शासन प्रणाली है
यह जो शब्दावली है यह निकाली गई है राजनीति विज्ञान से, पॉलिटिकल साइंस से। इसका अर्थ यह हुआ कि ये जो पेपर है हमारा, यह पेपर 3 विषयों का निचोड़ है, लोक प्रशासन, विधि और राजनीति विज्ञान। लेकिन पढ़ना है हमें सामान्य अध्ययन में। इसका मतलब कि इन तीनों में से कोई भी विषय हमें विशिष्ट रूप से नहीं पढ़ना, तीनों की कुछ बातों को ध्यान में रखना है और उन्हीं के आधार पर हमसे प्रश्न पूछा जाएगा। वो कौन सी बातें होंगी? वो बातें होंगी जो आपका कार्य होगा प्रशासक के तौर पर, उससे संबंधित। अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं यूपीएससी के मूल पाठ्यक्रम पर, तो पाठ्यक्रम की जहां शुरुआत हो रही है पेपर 1 से, उसके पहले यूपीएससी ने कुछ निर्देश दिए हैं जो शायद बहुत कम लोग उस पर गौर करते हैं। लेकिन अगर गौर करेंगे तो उसमें से कुछ बातें बहुत स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। वो क्या है कि परीक्षक क्या देखना चाहता है आप में। तो उसने एक वाक्य लिखा है कि प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो सिविल सेवा में करियर से संबंधित हों और सिविल सेवा के करियर से प्रासंगिक हो। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी विषय की बात होगी अगर, लेकिन प्रश्न उसका इस रूप में पूछा जाएगा जिसका प्रयोग कोई सिविल सेवक अपने फील्ड में अपने कार्य के दौरान करता है, उसी रूप में, उसी दृष्टि से वह प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपकी जो भूमिका होगी वह क्या होगी? एक प्रशासक की, एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट, जिसका काम क्या है? नीतियों को क्रियान्वित करना। आगे अभी हम लोग चर्चा भी करेंगे उस पर, शासन प्रशासन का जब अंतर समझेंगे तब। तो आपका काम होगा नीतियों को लागू कराना या क्रियान्वित करना। अगर क्रियान्वयन में कोई समस्या आ रही है तो आप सरकार को बताएंगे कि ऐसी ऐसी समस्या आती है। व्यवहारिक, उन व्यवहारिक समस्याओं को ध्यान में रखकर सरकारें हो सकता है अगली बार एक नई नीति बनाए या जो पहले से बनी हुई नीति है उसमें कोई परिवर्तन करें और फिर आपको कहें कि अब आप इसको लागू कीजिए। तब आप फिर से उसको क्रियान्वित करेंगे, लागू करेंगे। तो आपका काम एक तरफ तो नीतियों को लागू करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि नीतियां आखिर बनती कैसे हैं और नीतियों को बनाने के पीछे क्या तर्क होता है, किस तरह का अध्ययन किया जाता है, चुनौतियां कौन सी होती हैं सरकारों के सामने या जो नीति बनाने वाले लोग हैं उनके सामने, और उनको लागू कैसे किया जाना चाहिए और लागू करने में समस्याएं कौन सी आती हैं। इसकी समझ एक प्रशासक को अगर है तो वह निश्चित रूप से एक अच्छा प्रशासक साबित होगा। ऐसी स्थिति में हमें यह समझना है कि आपका कार्य नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन से संबंधित है। तो जब हमें संविधान पढ़ना है तो हमें संविधान के उन तथ्यों पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा जो नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन से संबंधित है। उसी को कहा जाएगा कि संविधान के प्रावधान और शासन प्रणाली के प्रावधान, मतलब कानून से संबंधित जो प्रावधान है वो और राजनीति विज्ञान से संबंधित जो प्रावधान है वो,
यदि शासन व्यवस्था से जोड़ते हैं, मतलब नीति निर्माण या क्रियान्वयन से अगर उनका संबंध है तो वो हमारे लिए प्रासंगिक है और वहीं से हमारे लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। उद्देश्य क्या है इसका, क्यों ऐसा है? ताकि एक प्रशासक के रूप में आपकी समझ ऐसी हो कि नीति कैसे बनती है, बनाने वालों के सामने क्या चुनौतियां होती हैं, किस प्रकार का अध्ययन करते हैं वो, और फिर उसको कैसे लागू करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, कुल मिलाकर इतनी देर से जो मैं बात कर रहा हूं उसका तात्पर्य यह है कि संविधान को न तो हमें लोक प्रशासन, न ही हमें राजनीति विज्ञान और न ही विधि के विशिष्ट रूप में पढ़ना है। हमें पढ़ना है संविधान के उन प्रावधानों को जो शासन व्यवस्था में नीति निर्माण और नीतियों को लागू करने के विचार से संबंधित हैं, ताकि एक प्रशासक की ऐसी समझ का परीक्षण कर लिया जाए कि वह नीतियों को लागू कर पाएगा अथवा नहीं। यदि उसकी समझ है ऐसी तो आप आयोग के लिए सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति या प्रत्याशी या अभ्यर्थी साबित होंगे। अगर हमने यह तरीका अपनाया पढ़ने का तो निश्चित रूप से हमारे जो अंक होंगे इस पेपर में, जो आमतौर पर अधिकांश लोगों के लिए बहुत कम हो रहे हैं पिछले 7-8 वर्षों में, आपके अंक निश्चित रूप से उच्च स्तरीय होंगे।